मेरे दोस्त, अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में कंफ्यूज हो तो इन दोनों फोन्स को मैं 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छे से कंपेयर करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और आपको पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए। सबसे पहले डिज़ाइन और बिल्ड सेक्शन में डिस्कशन कर लेते हैं। ओप्पो फाइंड X8 के फ्रंट और बैक दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। Vivo X200 के फ्रंट में स्कॉच सेंसेशन अल्फा का प्रोटेक्शन है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी और स्क्रैच रेजिस्टेंस में ज़्यादा बेहतर होता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i स्कॉच सेंसेशन अल्फा के कंपैरिजन में। ओप्पो फाइंड X8 में एक एडवांटेज मिल जाता है कि मैट बैक के साथ आता है। जो मैंने कलर लिया है वो मैट बैक कलर के साथ है, तो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है और फिंगरप्रिंट के निशान भी इतने जल्दी नहीं दिखाई देते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आते हैं, लेकिन मुझे अच्छा ग्रिप सॉलिड फील मुझे ओप्पो फाइंड X8 के साथ आता है। ये जो एजेस है, जो मैट बैक का टेक्सचर है, वो हाथ में काफ़ी अच्छा ग्रिप देता है और पकड़ने में काफ़ी सॉलिड फील आता है। उसी जगह Vivo X200 को जब मैं पकड़ता हूँ अच्छा महसूस होता है यार, काफ़ी कंफर्टेबल इन हैंड फील मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ से मैं बहुत परेशान रहता हूँ, हल्का सा भी हाथ में कुछ भी लगा हुआ रहे, जैसे कि हम लोग अपना बाल ठीक कर लेते हैं तो हाथ में ऑयल लग जाता है, तो भाई फ़ोन बहुत जल्दी मेसी दिखाई देने लगता है। पकड़ते पकड़ते हाथ में पसीना आने लगता है ना यार, तो यार बहुत जल्दी फ़ोन गंदा दिखाई देने लगता है और वो चिपचिपाहट वाली फीलिंग आती है, तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जो ओप्पो फाइंड X8 को पकड़ते वक्त मिल जाता है। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं, ग्लास बैक प्रोवाइड कर देते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में IP68 IP69 का रेटिंग भी मिल जाता है। और हाँ यार, एक और बात, Vivo X200 का जो कैमरा हाउसिंग है वो हर वक्त गंदा रहता है। मतलब कि आप जिस भी तरीके से फ़ोन को यूज़ करो, जितना भी साफ सुथरा रहकर यूज़ करो, तब भी यार आपकी फिंगरप्रिंट के निशान और आपका कैमरा हाउसिंग हमेशा मेसी और गंदा ही दिखाई देगा। भाई मैं उसको साफ ही करता रह जाता हूँ। लेकिन यार ठीक इसके अपोजिट में ओप्पो फाइंड X8 में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैट बैक होने के चक्कर में फिंगरप्रिंट के निशान आते ही नहीं है। ऊपर से कैमरा हाउसिंग का बम्प भी जो है वो बहुत ही कम है। कैमरा हाउसिंग का भी वही कलर है जो बैक का कलर है, इसके चक्कर में कैमरा हाउसिंग गंदा भी नहीं होता है, एकदम साफ साफ दिखाई देता है फ़ोन। चलो अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। Vivo X200 माइक्रो कोड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, ओप्पो फाइंड X8 फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स में काफ़ी मूवीज़, सीरीज़, एनीमे कंज्यूम किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे महसूस हुआ। दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले बहुत अच्छे हैं, कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है यार। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा माइनर डिटेल में अगर चर्चा करेंगे तो बेजल्स और कम देखने को मिल जाते हैं ओप्पो फाइंड X8 में। और मैंने कई बार ये नोटिस करा है, मुझे आउटडोर में ओप्पो फाइंड X8 में ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें दिखाई देती है। मैं आपको बी रोल भी दिखा दूंगा, आप खुद भी नोटिस करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट लगता है ओप्पो फाइंड X8। और भाई जब मैंने कंटेंट कंज्यूमिंग करा है, थोड़ा शार्प एंड डिटेल मुझे देखने को मिलता है फाइंड X8 में। सच कहूँ तो यार मुझे फ्लैट डिस्प्ले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले कर्व डिस्प्ले का मैं दीवाना था, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम्स फेस किया हूँ कर्व डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स में, फ्लैट डिस्प्ले वापस से मुझे अच्छा लगने लग गया। 4-5 दिन पहले इन दोनों स्मार्टफोन्स के टेम्पर ग्लास मैंने निकाल दिए रिव्यू वीडियो बनाने के लिए, ताकि बी रोल्स अच्छे रिकॉर्ड कर लूँ। भाई Vivo X200 में बहुत जल्दी स्क्रैचेस आते हैं। स्क्रैचेस के चक्कर में मैं परेशान हो गया हूँ। जहाँ देखो वहाँ हल्की सी बात पे स्क्रैचेस, पॉकेट में रख रहा हूँ तो स्क्रैचेस, हल्का सा टेबल क्लॉथ पे रख दिया स्क्रैचेस आ गई, और ज्यादातर ना भाई कोनों में ही स्क्रैचेस आ रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे। लेकिन फाइंड X8 की बात करूं, ये फोन जहां जहां गया है उसके साथ ये भी गया है। इसके ऊपर इतनी जल्दी स्क्रैचेस नहीं आते मेरे भाई। इसके ऊपर भी आ रहे हैं स्क्रैचेस, लेकिन बहुत रेयरली। एक दो गलतियों के चक्कर में आया था इसके ऊपर, उसके बाद ये पूरी तरीके से अच्छा दिखाई देता मेरे भाई, स्क्रैचेस है ही नहीं इसमें। ये काफ़ी ड्यूरेबल है। और जानते हो कमाल की बात क्या है, ओप्पो फाइंड X8 Pro में 2160 हर्ट्ज का PWM मिलता है, लेकिन ओप्पो फाइंड X8 में 3840 हर्ट्ज का PWM मिलता है। प्रो में कम है, नॉर्मल में ज़्यादा है। Vivo X200 में इतना अच्छा PWM डिबिंग नहीं मिलता है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत दिन मैंने एक्सपीरियंस किया है। दोनों स्मार्टफोन्स में मैंने बहुत कंटेंट कंज्यूमिंग करा है। ओप्पो फाइंड X8 में जो बिज़ार एडवेंचर अभी देख रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। बोरूटो मैंने कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट इसमें मैंने कंप्लीट किया, नहीं तो मेजॉरिटी टाइम Vivo X200 में देखा मैंने। और Vivo X200 में इनविंसिबल का सीजन 2 भी देखा मैंने। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं रात को देखता हूँ, रात के 11 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक। तो भाई जब वो आंख से मोबाइल हटता है ना, मतलब लगातार तुम देख रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, जो बंदे एनीमे और सीरीज कंप्लीट करते हैं वो जानते होंगे, जब मोबाइल हट जाता है, जब आपका टाइम पूरा हो जाता है,
तो धुंधला दिखना शुरू होता है, आंखों में स्ट्रेस जो पड़ता है वो महसूस होता है। जब फाइंड X8 का स्ट्रेस मैंने महसूस किया वो कम मेरे को दिखाई दिया Vivo X200 के कंपैरिजन में, वो लिटरली मैंने फील किया है कई दिनों तक। इसी वजह से मैं फाइंड X8 में सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, जो बिजार एडवेंचर। कमेंट करके बताना ये एनीमे आपको कैसा लग रहा है, बहुत ही बवाल एनीमे है। हैप्टिक्स और वाइब्रेशंस के ऊपर एक सेक्शन क्रिएट कर ही देते हैं। देखो यार सच कहूँ तो Vivo X200 में ना वाइब्रेशंस और हैप्टिक्स बहुत बोरिंग मिलते हैं, मजा नहीं आता, वो अंदर से ऑरा महसूस नहीं होता है। ऊपर से FunTouch OS 15 में वाइब्रेशंस और हैप्टिक्स को इतना इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया है, मतलब कि आप जगह जगह पे इस चीज को महसूस करने लग जाओगे। यहाँ पर वाइब्रेशंस और हैप्टिक्स होने चाहिए थे। और यार जब आपको वाइब्रेशंस और हैप्टिक्स महसूस होंगे तब आपको फील होगा यार वो मजा नहीं है। मेरे को तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सस्ते फोन वाला फीलिंग आया। शायद आपके साथ ऐसा ना हो क्योंकि आप इतने सारे वाइब्रेशंस और हैप्टिक्स वाले फोन्स को यूज़ नहीं किए हो, लेकिन मैंने जब Oppo Find X8 को यूज़ करा ना यार, वो लिटरली मुझे मेरे आईफोन का याद दिला दिया। iPhone 15 Pro Max यूज़ करता हूँ मैं, एंड भाई उसके जो हैप्टिक्स हैं और जो Oppo Find X8 के हैप्टिक्स हैं, भाई दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। इससे पता चलता है Oppo Find X8 के वाइब्रेशंस और हैप्टिक्स कितने बेस्ट हैं। ColorOS 15 में जो वाइब्रेशंस और हैप्टिक्स का इम्प्लीमेंट किया गया है ना, जिस लेवल पे किया गया है वो शानदार है। मतलब तुम महसूस करोगे कि भाई यहाँ पर वाइब्रेशंस की नीड है तो मिल जाएगा तुम्हें, प्लस तुम जहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं किए रहोगे वहाँ पर ये तुम्हें वाइब्रेशंस हैप्टिक्स महसूस करवाएगा, और इस तरीके से महसूस करवाएगा तुम बोलोगे भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए किसी और फ़ोन में। मिस करोगे तुम, ये ऐसा आदत लगवा देगा। देखो यार सीधी बात करूँगा मैं, महंगे फ़ोन खरीदे हो तो महसूस भी होना चाहिए कि महंगा फ़ोन चला रहे हो, ये मुझे महसूस करवा देता है, लेकिन ये मुझे नहीं करवा पाता है। ऑडियो की बात करते हैं। देखो यार दोनों स्मार्टफोन्स में ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है, स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा बेस भी मिल जाता है, क्लियरिटी भी बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा। दोनों स्मार्टफोन्स बहुत अच्छे स्पीकर्स दे देते हैं। लेकिन यार अगर आप मेरी तरह म्यूज़िक लवर हो, गाने शाने बहुत सुनते हो, इंग्लिश गाने बहुत सुनते हो, तो यार Oppo Find X8 में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। इस बंदे में काफ़ी अच्छे हाई रेस कोडेक्स मिल जाते हैं, बहुत सारे हैं यार, LHDC, LDAC, बहुत मज़ा आएगा और फ़र्क दिखता है मेरे दोस्त। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी चक्कर में मैंने Spotify प्रीमियम लिया, इसमें बहुत मज़ा आता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप है, LPDDR5X रैम टाइप है। दोनों स्मार्टफोन्स में सेम प्रोसेसर है, MediaTek का फ्लैगशिप प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9400, जो TSMC के 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। डेडिकेटेड NPU भी मिल जाता है इसमें। जाहिर सी बात है दोनों स्मार्टफोन्स में सेम प्रोसेसर है तो परफॉर्मेंस भी सिमिलर ही देखने को मिलेगा। अब देखो यार मैं कोई गेमर नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर एनीमे ही देखता हूँ, नहीं तो यार वीडियोस बनाने में बिजी रहता हूँ। जब नए ये फ़ोन्स मुझे मिले थे तो उस टाइम में मैंने गेम्स खेलने शुरू किए थे। 3-4 दिन गेम खेला था मैंने टेस्टिंग के लिए, ताकि दिमाग में आइडिया लगा रहे। जेंसिन इम्पैक्ट, BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने खेला था। सारे गेम्स को मैंने हाई सेटिंग्स में खेला दोनों ही फ़ोन्स में। बहुत ही मस्त गेमिंग एक्सपीरियंस था मेरा। मैं आपको बेंचमार्क रिपोर्ट दिखा देता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स के, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि दोनों स्मार्टफोन्स में कैसे परफॉर्मेंस मिल जाते हैं। हीटिंग इश्यूज भी देखने को नहीं मिलते दोनों ही फोन्स में, काफी अच्छा वेपर लिक्विड कूलिंग चेंबर मिलता है दोनों फोन्स में, तो दिक्कत नहीं है यार। परफॉर्मेंस सेक्शन में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जबरदस्ती अगर हम लोग कमी निकालने की कोशिश करेंगे तो ये एक तरीके से गलत बात होगी। दोनों फोन्स अच्छे हैं परफॉर्मेंस वाइज। बैटरी सेक्शन की बात करूं तो Oppo Find X8 में 5630 mAh बैटरी मिल जाएगा। 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 50 वॉट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, 10 वॉट के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। ओप्पो के कुछ स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ओप्पो स्मार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, ओप्पो का बैटरी हेल्थ इंजन भी मिल जाता है। इसके चक्कर में बैटरी का जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, कई महीनों सालों तक। इसके चक्कर में आपको बहुत ही लंबे टाइम तक भी, मतलब अगर ओप्पो फाइंड X8 को बहुत सालों तक यूज़ करना चाहते हो तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलता रहेगा। उसी जगह अगर Vivo X200 की बात करें तो यहाँ पर 5800 mAh बैटरी मिल जाता है, 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। बट सैडली यहाँ पर कोई वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। बैटरी सेक्शन में कोई स्मार्ट फीचर्स भी नहीं मिलते हैं। देखो यार, मैं एक हैवी यूज़र हूँ, स्मार्टफोन्स को बहुत ही ज़्यादा रगड़ के यूज़ करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एनीमे देखता हूँ, समझ गए ना।
तो मुझे दोनों स्मार्टफोन्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दिया। दोनों स्मार्टफोन्स मुझे आराम से 6 साढ़े 6 घंटा दे देते हैं। मुझे लगा था Vivo X200 में थोड़ा सा बड़ा बैटरी है तो फ़र्क दिखाएगा, नहीं महसूस हुआ भाई। दोनों स्मार्टफोन्स एक जैसे ही बैटरी बैकअप देते हैं। और याद रखना, मैं हैवी यूज़र हूँ। अगर आप एक नॉर्मल या मॉडरेट यूज़र हो, दोनों स्मार्टफोन्स पे आराम से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। सच कहूँ तो यार, मुझे इस पॉइंट में थोड़ा सा तकलीफ महसूस हुआ। इन दोनों फ़ोन्स में मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, ये मुझे वायरलेस चार्जिंग दे दिया, ये क्यों नहीं दिया? मतलब मैं जितने पैसे खर्च किया, ये मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों दिया? ये मुझे क्यों वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग दिया? आप भी अगर इसको खरीदोगे तो ये आपको दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको खरीदोगे तो ये क्यों नहीं दे रहा है? ये तो कोशिश भी नहीं किया। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ अपना, तो यार ColorOS 15 इज़ फार मोर बेटर देन FunTouchOS 15। ColorOS 15 को यूज़ करते हुए आप महसूस करोगे कि ये जो UI है कितना प्रीमियम है। ColorOS 15 में ट्रिनिटी इंजन लुमिनस रेंडरिंग इंजन मिलता है, जिसके वजह से एनिमेशंस काफ़ी तगड़े मिल जाते हैं, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। ColorOS 15 में काफ़ी एस्थेटिक फील आता है, काफ़ी स्टाइलिश और क्लीन महसूस होता है। पर्सनलाइजेशन के फीचर्स, थीम्स बहुत ही मज़ेदार हैं ColorOS 15 के। एनिमेशंस, विजुअल्स काफ़ी मिनिमलिस्टिक और इंटरेस्टिंग लगते हैं। उसी जगह FunTouchOS 15 को मैं यूज़ किया हूँ, यार सच कह रहा हूँ, पुराने ज़माने की फीलिंग आती है। एक तो इतने फीचर्स भी नहीं है, उल्टा भाई वही घिसे पिटे हुए एनिमेशंस और कुछ खास चीज़ें भी महसूस नहीं होती हैं। मतलब कि मेरे भाई, ये आपको महसूस नहीं करवा पाएगा कि ये Vivo का एक महंगा फ़ोन है। FunTouchOS 15 के चक्कर में ये हो रहा है। और भाई इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे इसमें अच्छे AI फीचर्स नहीं मिलते। इक्का दुक्का मिलते हैं, जो मिलते भी हैं वो बाकी सारे फ़ोन्स में हैं। उसी जगह इसमें भरे पड़े हैं AI फीचर्स, जैसे कि AI अनब्लर फीचर। कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से ज़रूर गुजरे होगे आप। फ़ोटो अच्छा ले लिए लेकिन ब्लरी फ़ोटो आ गया है, तो यार ये जो AI टूल है इसको फिक्स कर देता है। ब्लरी फ़ोटोज़ में से ब्लर का प्रॉब्लम निकाल देता है। AI रिफ्लेक्शन इरेजर, अगर आपके फ़ोटोज़ में अनवांटेड रिफ्लेक्शंस देखने को मिल रहे हैं तो उसको भी फिक्स कर सकते हो, हटा सकते हो। ओप्पो का ये एक्सक्लूसिव फीचर है। AI क्लैरिटी इनहांस, आपकी फ़ोटोज़ में और डिटेल्स इंक्रीज हो जाएंगे AI के थ्रू। काफ़ी एक्यूरेट AI इरेजर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोटोज़ में अनवांटेड चीज़ों को हटा सकते हो बहुत ही सफाई तरीके से। AI प्रोडक्टिविटी फीचर्स भी भर भर के मिलते हैं, जैसे कि AI समरी करवा सकते हो, AI स्पीक है, AI राइटर है, रिकॉर्डर है, नोट्स है, डॉक्यूमेंट्स है। ये सारे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड AI फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी एक्यूरेट भी हैं। देखो यार, चिप लेवल कंप्यूटिंग क्लाउड के साथ मजबूत AI सुरक्षा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ColorOS 15 की नींव है। इसके चिप लेवल AI प्राइवेट कंप्यूटिंग क्लाउड के साथ, जो हार्डवेयर लेवल पर यूजर के डेटा और प्राइवेसी की सुरक्षा करता है, CCRC 4+ सुरक्षा मानकों द्वारा प्रमाणित भी है ना? कमाल की बात। मेरे पास iPhone 15 Pro Max है, MacBook Air M3 है, मैं इजीली डेटा शेयर कर लेता हूँ उनके साथ। O+ कनेक्ट के थ्रू आराम से फटाक से मेरे डेटा ट्रांसफर हो जाते हैं। देखो यार, मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैक में एडिट करता हूँ। मैंने पिछले महीने जितने भी वीडियोस बनाकर चैनल में अपलोड किए हैं वो Oppo Find X8 से ही रिकॉर्ड कराए मैंने। मैक में डेटा ट्रांसफर हो जाता है, O+ कनेक्ट के थ्रू आराम से इसमें एडिट हो जाता है, कन्वीनियंट रहता है। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स Android 15 के साथ आते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में 4 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे, एंड्रॉइड OS अपडेट्स। Oppo Find X8 में 6 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। Vivo X200 में 5 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिल जाएंगे। प्राइमरी कैमरा की बात करूँ तो यार, Oppo Find X8 थोड़े बेहतर फोटोज ले लेता है Vivo X200 के कंपैरिजन में। हाइलाइट्स काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करता है, लेकिन Vivo X200 में देखोगे तो कलर्स काफ़ी एक्यूरेट आ जाते हैं, लेकिन डायनेमिक रेंज, हाइलाइट्स Vivo के टिपिकल बाकी स्मार्टफोन्स की तरह थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगे फोटोज में। आप भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे, लेकिन Oppo काफ़ी कंसिस्टेंट तरीके से कलर्स को मैनेज करता है। सच कहूँ तो यार, Vivo X200 फोटोज को कुछ ज़्यादा ही ओवर सैचुरेटेड कर देता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं इसी से ही परेशान हूँ, लेकिन यार पोर्ट्रेट फोटोज बहुत अच्छे ले लेता है। Oppo Find X8 के भी पोर्ट्रेट फोटोज काफ़ी अच्छे हैं। मुझे दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत अच्छे लगे पोर्ट्रेट फोटोज। हालांकि मैं इतने पोर्ट्रेट फोटोज नहीं लेता हूँ, मुझे नॉर्मल फोटोज अच्छे लगते हैं। मैंने कुछ मैक्रो शॉट्स भी लिए थे दोनों स्मार्टफोन से। दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे मैक्रो शॉट्स ले लेते हैं, डिटेल काफ़ी निकाल लेते हैं दोनों फोन्स। लेकिन प्रॉब्लम वही है Vivo X200 में, काफ़ी ओवर सैचुरेशन दिखाई देगा उसके फोटोज़ में। डायनेमिक रेंज अनस्टेबल है। Oppo थोड़ा सा नेचुरल के साइड में रहने की कोशिश करता है। अल्ट्रा वाइड में Oppo Find X8 के फोटोज ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस लेवल्स वेल बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं। Vivo X200 के अल्ट्रा वाइड शॉट्स को देखोगे तो यार, दे ऑल्सो लुक प्रिटी गुड। अच्छे डिटेल्स हैं, हाईलाइट्स भी काफ़ी बैलेंस्ड है,
मुझे तो दोनों अच्छे लगे यार। सेल्फी की बात करते हैं, Vivo X200 से लिए हुए सेल्फीज में जो डिटेल्स है, कलर कॉन्ट्रास्ट है, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाइलाइट्स को ठीक ठाक तरीके से ये कभी कभी बैलेंस नहीं कर पाता है। कभी कभी ओवर सैचुरेशन फील होता है मुझे फोटोज में, लेकिन फोटोज अच्छे आ जाते हैं। सेल्फीज को देखोगे तो अच्छे सेल्फीज देखने को मिलते हैं, बस कभी कभी थोड़ा बहुत डायनामिक रेंज मैनेज नहीं कर पाता है, लेकिन अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप अच्छे सेल्फीज निकाल लोगे। उसी जगह Oppo Find X8 के सेल्फी फोटोज को देखोगे तो यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन, हाइलाइट्स काफी अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है, सैचुरेशन लेवल भी काफी नेचुरल के साइड में है, डिटेल्स काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। मुझे Find X8 के सेल्फी ज्यादा अच्छे लगे Vivo X200 के कंपैरिजन में। वो वाइटिश इफेक्ट नहीं आता है, थोड़ा सा नेचुरल महसूस होता है। आप भी देख रहे होगे दोनों स्मार्टफोन्स के सेल्फी तो दिखाई रहा हूं मैं आपको। वीडियो रिकॉर्डिंग में तो यार बिल्कुल अलग सीन है, क्योंकि Oppo Find X8 के पास बहुत एडवांटेजेस है। 4K 60 FPS पे डोल्बी विजन के साथ वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि Vivo X200 में नहीं कर पाओगे आप। इवन अल्ट्रा वाइड और सेल्फी कैमरा से भी काफी स्टेबल और बेहतर वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं Oppo Find X8 में Vivo X200 के कंपैरिजन में। कंक्लूजन अगर मैं बताऊं तो देखो मेरे भाई, Vivo X200 से ज्यादा एडवांटेजेस Oppo Find X8 दे देता है। आप जो 60-65 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हो ना मेरे तरह, Oppo Find X8 आपके पैसों के हिसाब से वैसी चीजें दे देता है। ये उतनी चीजें नहीं दे पाता है जितना पैसा खर्च कर रहे हो। Oppo Find X8 में ज्यादा AI फीचर्स मिल जाते हैं, क्लीन स्मूथ प्रीमियम UI मिल जाता है, म्यूजिक कोडेक्स भी हाई रेस वाले बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बैटरी सेक्शन में काफी स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है, ज्यादा बेहतर प्रैक्टिकल सॉलिड बिल्ड के साथ आता है, फ्लैट डिस्प्ले मिल जाता है। वैसे ये सब्जेक्टिव मुद्दा है, लेकिन ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो Vivo X200 में नहीं मिलती हैं। ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं। आपके कुछ और एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। आप अपने रिएक्शंस और ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई सवाल हो तो पूछना, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपका कुछ ना कुछ मदद किया होगा। मैं मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।